नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुरुवार को पीएम मोदी का उत्तराखंड में दूसरा चुनावी दौरा। ऋषिकेश में होगी चुनावी जनसभा। दौरे से पहले कांग्रेस ने पूछे अंकिता भंडारी और अग्निवीर पर सवाल। सोमेश्वर में सीएम धामी का रोड शो। गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। राज्य की 5 सीटें जीतने का किया दावा। हरिद्वार से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार ने फेसबुक पर किया हरदा के जल्द बीजेपी ज्वाइन करने का दावा। हरदा बोले बीजेपी की बी टीम है उमेश कुमार। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने निकाली अनोखी स्कीम। वोट देने वाले मतदाताओं को होटल और रेस्टोरेंट में मिलेगा डिस्काउंट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में ये पीएम मोदी का दूसरा चुनावी दौरा होगा। पीएम ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस चुनावी जनसभा का टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी सीट पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बार जो मतदान हमारे मतदाता करेंगे वो विकसित भारत के लिए करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन 2047 है कि भारत विकसित भारत होगा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। उसके लिए इस बार मतदाताओं को मतदान करना है। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस ने अंकिता भंडारी और अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अग्निवीर योजना बीजेपी युवाओं के लिए चला तो रही है, लेकिन 4 साल के बाद इन युवाओं का क्या भविष्य है ये बताने वाला कोई नहीं। जो अग्निवीर योजना लागू होने से नुकसान उत्तराखंड के ऊपर सबसे ज़्यादा विनाशकारी असर इस योजना का पड़ा है। 1 लाख सर्विस वोटर है उत्तराखंड में आज की तारीख में भी 5 लोकसभा सीटों पर। और अग्निपथ योजना है, उससे जो रास्ता है, जो हमारे पूरे राज्य के नौजवान इस योजना से प्रभावित हुए हैं, जो सैनिक भर्ती होते थे देश सेवा के लिए भी और रोजगार के लिए भी, जो सेना में जाते थे, सेना के तीनों अंगों में जाते थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर पहुंचे सीएम धामी ने बीजेपी सांसद प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो के बाद चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने दावा किया कि राज्य में फिर एक बार देश में मोदी सरकार बनने जा रही है। जनसभा के दौरान सीएम ने मोदी सरकार की उपलब्धियों की गिनती करवाई। उत्तराखंड में चुनावी जंग के दौरान अब सोशल मीडिया के जरिए भी एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ हरिद्वार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार ने किया। उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि हरीश रावत जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि इस दावे का हरीश रावत ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। हरदा और उमेश कुमार के बीच छिड़ी जंग। सोशल मीडिया पर दोनों नेता आमने सामने। दिलचस्प होता जा रहा हरिद्वार में मुकाबला। कांग्रेस नेता हरीश रावत और हरिद्वार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार के बीच इन दिनों सियासी जंग छिड़ती दिख रही है। दोनों ही लोकसभा चुनाव में जहां अपनी अपनी नैया पार लगाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर वार करने में भी ये नेता पीछे नहीं। ताजा मामला सामने आया है, जहां उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह से परेशान होकर हरीश रावत बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इसके साथ ही उमेश कुमार ने लिखा कि हरदा पूरे परिवार के साथ 10 विधायकों को भी बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। उमेश कुमार ने हरीश रावत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 4 जून के बाद बीजेपी हरदा को राज्यपाल बनाएगी। उमेश कुमार के इस पोस्ट पर हरीश रावत ने भी उन्हें जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि स्ट्रिंगबाज सांसद बनने के ख्वाब देखने लगे हैं। इसके साथ ही हरदा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि धन्य है बीजेपी तुम्हारे पतन पर, तूने मददगार भी अपने जैसा ही खोजा।
आरोप कांग्रेस ने लगाया उसकी पुष्टि तो स्वयं उमेश कुमार जी कर दे रहे हैं। उनको कैसे पता था कि हरीश रावत जी ज्वाइन कर रहे हैं और हरीश रावत जी को राज्यपाल बनाया जा रहा है? किस भाजपा के नेता से उनकी बातचीत हुई कि भाजपा हरीश रावत जी को बना रही? ये केवल बेबुनियाद बातें हैं, एक दूसरे को राजनीतिक रूप से नीचा दिखाने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। और उमेश कुमार जी को भी संयम से काम लेना चाहिए। हरीश रावत जी इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में हैं, और हरीश रावत जी के लिए इस तरह की टिप्पणी करना निश्चित रूप से निंदनीय है और हरीश रावत जी को इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की ओर से एक पोस्ट किया गया था जिसमें उमेश कुमार और सीएम धामी एक साथ नजर आ रहे थे। माना जा रहा है कि उमेश कुमार ने इसी का जवाब देते हुए ये पोस्ट किया है। इस मामले को लेकर हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या कुछ कहना है, सुनिए। अब देखो भाई, वो तो दोनों की आपसी लड़ाई है। मुझे कोई दिखा रहा था उनका भी कोई जो सोशल मीडिया का में जो उन्होंने दिया है वो भी दिखा रहे थे, लेकिन हर किसी के बारे में कोई टिप्पणी की जाए मुझे लगता कि जरूरी नहीं है। हरीश रावत और उमेश कुमार के बीच की ये जंग अब सबके सामने है। एक तरफ जहां हरीश रावत को उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर असहज कर दिया है, तो वहीं उमेश कुमार को हरीश रावत बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने वाला करार दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि दोनों के बीच इस आपसी लड़ाई का असर क्या लोकसभा चुनाव पर पड़ता है और आखिर उमेश कुमार के दावे में कितनी सच्चाई सामने आती है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करें। वोट प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से पहली बार वोटर्स के लिए कई तरह के ऑफर निकाले गए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर निर्वाचन पिछले कई महीनों से तैयारी में जुटा है। साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में 75% का मतदान का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पहली बार मतदाताओं को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम निकालने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके कारण अधिक से अधिक मतदाता 19 अप्रैल को मतदान कर सके। निर्वाचन द्वारा अलग अलग संगठनों से सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए होटल एसोसिएशन ने 20 अप्रैल को होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को 20% छूट देने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही इस संदर्भ में उनके साथ बातचीत की गई। जो पैरामीटर्स होंगे उसके बाद होटल एसोसिएशन द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। वहीं अपर निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के बाद 20 अप्रैल को होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को छूट का लाभ मिलेगा। राज्य में मतदान के दिवस नज़दीक आ रहा है और इसको देखते हुए विभिन्न संगठनों के द्वारा इसमें सहायता की जा रही है, सहयोग करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के जो होटल एसोसिएशन है, इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि मतदान में प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और आम जनता को मतदान के प्रति उत्साहित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा 20 अप्रैल को मतदान के पश्चात के दिवस पर जितने भी ऐसे ग्राहक उनके रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में प्रवेश करेंगे तो उनको 20% तक जो है छूट देने का उन्होंने विचार सामने रखा हुआ है। इसके संदर्भ में उनके साथ एक बार वार्ता की जाएगी और जो उसके पैरामीटर्स होंगे उनको तय करने के उपरांत उनके द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से जाहिर की जाएगी। वहीं मतदाताओं को रिझाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और स्वास्थ्य विभाग मतदाताओं को मतदान के बाद चिन्हित अस्पतालों में फ्री ओपीडी की सेवा देने जा रहा है, जो केवल मतदान दिवस के दिन ही लागू रहेगी। डिस्कस कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ में अभी वार्ता की जा रही है और उनसे जो अभी बात चर्चा के दौरान ही है, उसमें उन्होंने इस बात को लेकर अपना सहमति दर्शाया है कि मतदान के दिवस पर जो भी मतदाता मतदान करने के उपरांत अगर उनके चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं तो चिन्हित चिकित्सालयों में और भी स्वेच्छा आधारित व्यवस्था के अनुसार जो भी चिकित्सक इसको तैयार हो जाते हैं वहाँ पर उनको निःशुल्क ओपीडी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी केवल मतदान के दिवस पर। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो उत्तराखंड बनने के बाद अब तक प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। साल 2004 में 41%, साल 2009 में 34%, साल 2014 में 56%, वहीं साल 2019 में 61% मतदान हुआ।
इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक लोकसभा चुनाव में 61% से अधिक मतदान नहीं हुआ है, लेकिन इस बार 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। हमारे द्वारा स्वीप की एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं और ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली ही चल रही हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले से हमारे यहाँ पे स्वीप की कार्रवाई, स्वीप की जो प्रचार प्रसार की एक्टिविटी है इलेक्शन की, वो चल रही है और अभी भी हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने बूथ लेवल का माइक्रो प्लान भी बनाया है कि किस तरह से एक बूथ पे अगर प्रतिशत कम रहा है तो उसे बढ़ाया जाए, जिससे कि ओवरऑल जो परसेंटेज है हमारे यहाँ की वो बढ़ पाए। इस बार के होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रहा। अब देखना होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत क्या बढ़ता है और क्या फ्री स्कीम का वोटिंग में फायदा होता है या फिर नहीं। 13 अप्रैल को मंगलौर के लिबरहेड़ी गांव में बसपा सुप्रीमो मायावती का दौरा है, जिसको लेकर बसपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बसपा कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष शिषपाल सिंह ने कहा कि 13 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बसपा प्रत्याशी जमील कासमी ने भी हरिद्वार लोकसभा से जीत का दावा किया। दौरा और यह बहुत अच्छी संख्या में लोग जुटेंगे और उसका बहुत अच्छा चल रहा है, इंतजामात हो रहे हैं। बहुत उम्मीद है कि चारों तरफ से बहुत अच्छी भीड़ आएगी और कामयाब रहेगा। बहुत पूरा यकीन है। मतलब उम्मीद से ज़्यादा जो है हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है और लोग जो है मतलब उम्मीद से ज़्यादा स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद से ज़्यादा हमें पूरा यकीन है लोगों की मोहब्बतों को, सब समाज की मोहब्बतों को देखते हुए कि बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी हमें। भीषण गर्मी में जरा से भी लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल में भी बदलते मौसम के चलते मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में आ रहे मरीजों में उल्टी, वायरल पीलिया, गले में संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक है। मरीजों के इस बढ़ते दबाव को देखते हुए अस्पताल में अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ रही है। दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने जागरूक करने के लिए सुझाव भी दिए हैं। हाँ बिल्कुल, बदलते मौसम में दिन में गर्मी है काफ़ी, रात में और सुबह में बहुत ठंड है। इसके अलावा लोग बाहर का खाना पीना ज़्यादा शुरू कर सकते हैं, जो कि बाहर चूँकि मौसम गर्म है तो वो खाना ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप सबके माध्यम से मेरी अपील है कि एक तो ताज़ा खाना खाएं, क्योंकि इसमें पेट खराब होना, डायरिया होना, वोमिटिंग होना, स्पेशली दूध और दही वाली चीज़ों से, पनीर, तो ऐसे में गर्म मौसम में ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो सकती हैं। तो ऐसे में किसी भी आप ईटिंग जॉइंट पर खा रहे हैं तो बहुत ध्यान से खाएं। 4 जिलों से बने संभागीय आरटीओ ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है, जो कि बीते साल की तुलना में 87 करोड़ ज्यादा है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि आरटीओ हर साल राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। इस साल 87 करोड़ ज्यादा राजस्व प्राप्त किया गया है। अगले साल इसे और अधिक बढ़ाने पर फोकस रहेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो चुका है और इसके बाद हमारे द्वारा पूरा आकलन किया गया कि पिछले वर्ष में हमारे पूरे संभाग में, जिसमें 4 जिले आते हैं, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है और पिछले साल की सापेक्ष इस बार कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2022-23 में जो टोटल संभाग का जो रेवेन्यू था वो मात्र 613 करोड़ रुपए था और इस बार जो हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो 700 करोड़ रुपए है। लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस टीम ने टैक्सी चालकों के साथ बैठक की, जिसमें सभी टैक्सी चालकों को यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में टैक्सी चालकों ने अपनी समस्या रखी। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि सड़कों पर जगह जगह निर्माण सामग्री रखी गई है, जिसकी वजह से चालकों को परेशानी होती है और ट्रैफिक भी जाम रहता है। ये जो टैक्सी यूनियन की एक समस्या हम लोगों को हुई थी कि ये रोड पर कहीं भी खड़ी होकर सवारियां भर देते हैं, नंबर 1, और कहीं सामान उतारना बंद कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, इस कारण यातायात व्यवस्था अवरुद्ध होती है। इस संबंध में मैंने बैठक ली है और उसके बाद अलावा इन लोगों को मतलब निर्देशित भी किया गया है कि अब जो टैक्सी स्टैंड नियुक्त किया गया है यहाँ पर, वहीं सवारियाँ भरें। हमें जो है तो हमारा जो स्टैंड है उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है। जो पहले हमारा गोल चक्कर था उसे बंद कर दिया गया है। पहले हम लोग राउंड में गाड़ी निकाल करके जहाँ भी अपना जाना हो वहाँ के लिए जाते थे। वहाँ से तो एक तो गाड़ियों के लिए जगह कम हो रही है, दूसरा हर समय जाम की स्थिति रहती है वहाँ पर।
गर्मियों की शुरुआत होते ही अल्मोड़ा के जंगल आग में धधकने लगते हैं। जंगलों में आग लगने से चारों ओर धुआं छाया रहता है। वहीं वन विभाग इस मामले में सुस्त दिखाई दे रहा है। आग लगने से जहां वन संपदा को नुकसान हो रहा है तो वहीं पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। डीएफओ दीपक कुमार का कहना है कि जंगलों में आग को देखते हुए सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वेदर का जो फोरकास्ट है आजकल उसमें यही दिखा रहा है कि जो टेम्परेचर है दिन पर दिन राइज कर रहा है और ड्राइनेस भी बढ़ते जा रही है। इसकी वजह से जंगलों में जो आग है वो काफी तेजी से फैल रहा है। हवा का स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तो इस क्रम में जो है हमने पूरे जो हमारा वन प्रभाग है उसमें सारे अधिकारी कर्मचारी अलर्ट मोड में है। हमने फायर वॉचरों को भी रख लिया है और जहां पे भी जो सूचनाएं मिल रही हैं उनको फटाफट वहां पे डिस्पैच किया जाता है। वहीं वन अग्नि की घटनाओं पर चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहद कम बारिश हुई है, जिससे वनों में नमी की कमी होने के साथ साथ प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख गए हैं, जिससे वन अग्नि की घटनाएं अत्यधिक बढ़ गई हैं। इस समय ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष सर्दियों में अन्य वर्षों के मुकाबले कम वर्षा हुई है, जिसकी वजह से जंगलों में भी पानी के स्रोतों में भी कमी है और नमी की भी कमी है। फलस्वरूप इस साल वन अग्नि की घटनाएं अन्य वर्षों के मुकाबले ज़्यादा हो रही हैं। मैं सभी चंपावत वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जो खेतों में पिराली है या जो हमारे ओण है उसको अनावश्यक ना जलाएं। कई जगह पे कूड़े जलाने की वजह से भी जो है आग जंगल की तरफ पहुंची है, तो कूड़े को भी खुले में किसी भी परिस्थिति में ना जलाएं। और हमारी जो वन विभाग की टीम जो पूरी तत्परता से इस समय आग बुझाने में लगी हुई है, उनको आग बुझाने में अपना पूरा सहयोग दिया। लक्सर क्षेत्र में गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन गेहूं की पैदावार कम होने से किसान मायूस हैं। किसानों ने बताया कि कुदरत की मार से सारी फसलें खराब हो गई। हालांकि सरकार ने मुआवजा भी दिया, लेकिन मुआवजा इतना कम था कि ऊंट के मुंह में जीरे जैसा। किसान अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। विगत पिछले जून के माह के आसपास यहाँ बहुत भयंकर आपदा आई थी, जिसमें सरकार द्वारा जो है राहत राशि भी प्रदान की गई थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी। वो ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात थी। उसके बाद हम किसानों को सभी को ही यह आशा थी कि आने वाले आगामी गेहूं की जो कटान होगी कि उसकी भरपाई हम उसमें कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अतिवृष्टि ओलावृष्टि होने के कारण यहाँ जो फसलें हैं उनमें जो है जो झड़प है वो बहुत कम है। लगभग 2-2.25 कुंटल प्रति बीघे का एवरेज यहाँ आ रहा है, जिसमें किसान को पूरी राहत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लक्सर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम की माने तो नशे के खिलाफ आगे कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गुरुवार को पीएम मोदी का उत्तराखंड में दूसरा चुनावी दौरा। ऋषिकेश में होगी चुनावी जनसभा। दौरे से पहले कांग्रेस ने पूछे अंकिता भंडारी और अग्निवीर पर सवाल। सोमेश्वर में सीएम धामी का रोड शो, गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। राज्य की 5 सीटें जीतने का किया दावा। हरिद्वार से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार ने फेसबुक पर किया हरदा के जल्द बीजेपी ज्वाइन करने का दावा। हरदा बोले बीजेपी की बी टीम है उमेश कुमार। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने निकाली अनोखी स्कीम। वोट देने वाले मतदाताओं को होटल और रेस्टोरेंट में मिलेगा डिस्काउंट।